वेलकम टू असली वजह। आप सुन रहे हो एक साइकोलॉजिकल डीप डाइव। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़े असहज करने वाले विषय पर बात करेंगे। पेशेवर दुनिया में शक्ति, मनोविज्ञान और इमोशनल कंट्रोल। हम सब ने महसूस किया है कि ऑफिस में कभी-कभी सिर्फ मेहनत और टैलेंट काफी नहीं होता। एक अदृश्य खेल हमेशा चलता रहता है। बिल्कुल। और इसी खेल का एक मूल मंत्र है जो सदियों पुराना है। जो आपको गुस्सा दिलाता है वो आप पर विजय प्राप्त करता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। नहीं, ये गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। हाँ, और आज हम इसी सच्चाई को परत दर परत खोलेंगे। इसे समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है। एक कहानी जिसे हम द स्टोन वॉल कह सकते हैं। ये कहानी दो प्रतिद्वंदी अधिकारियों कबीर और राजीव के बारे में है और ये दिखाती है कि कैसे भावनाओं पर नियंत्रण ही कॉर्पोरेट दुनिया में असली शक्ति बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। पहला है कबीर, जो असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है, मेहनती है, जोशीला है, लेकिन उसकी एक कमजोरी है। हाँ, वो एक खुली किताब की तरह है। जब वो खुश होता है तो उसकी खुशी छिपती नहीं, और जब गुस्सा या निराश होता है तो पूरा ऑफिस जान जाता है। इसे हम साइकोलॉजी में भावनात्मक पारदर्शिता या इमोशनल ट्रांसपेरेंसी कह सकते हैं। कुछ जगहों पर ये अच्छा है, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव माहौल में ये एक बहुत बड़ी कमजोरी बन सकता है। बिल्कुल, क्योंकि आप अपने बारे में बहुत ज्यादा जानकारी दे रहे होते हैं। हाँ, और यहीं पर कहानी का दूसरा किरदार आता है, राजीव। ऑफिस की राजनीति का माहिर खिलाड़ी। उसकी काबिलियत शायद औसत हो, लेकिन उसका इमोशनल कंट्रोल असाधारण है। उसे अराजकता में मजा आता है। वो दूसरों की भावनाओं को भड़काकर उन्हें अस्थिर दिखाने में माहिर है। वो एक तरह का भावनात्मक पिशाच है। भावनात्मक पिशाच, ये सही शब्द है। हाँ, वो दूसरों की इमोशनल एनर्जी से अपनी शक्ति खींचता है। वो जानता है कि अगर वो किसी को उसकी भावनाओं पर रिएक्ट करने पर मजबूर कर दे तो मतलब वो उस व्यक्ति को कंट्रोल कर सकता है। और इसका पहला बड़ा उदाहरण हमें एक बहुत जरूरी बोर्डरूम मीटिंग में देखने को मिलता है। कबीर अपनी महीनों की मेहनत से तैयार की गई एक प्रेजेंटेशन दे रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा है, तभी राजीव उसे बीच में टोकता है, और वो भी एक बहुत ही व्यंग भरी मुस्कान के साथ। हाँ, वो कहता है, कबीर, ये फॉन्ट थोड़ा बचकाना नहीं लग रहा? हाई स्कूल प्रोजेक्ट जैसा लगता है। देखिए, ये कितनी छोटी बेमतलब की बात है। बिल्कुल, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। कबीर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो ऊंची आवाज में कहता है, फॉन्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता राजीव, राजस्व के आंकड़े देखो। और बूम, यहीं पर मनोवैज्ञानिक खेल शुरू हो जाता है। यहाँ पे हो क्या रहा है? मतलब इतना छोटा सा ट्रिगर इतना बड़ा विस्फोट कैसे कर देता है? ये एक क्लासिक गैस लाइटिंग और बटन पुशिंग का मिक्स है। राजीव का हमला कबीर के काम के कंटेंट पर नहीं था। नहीं, वो तो सतही था। हाँ, बिल्कुल। ये जानबूझकर किया गया था ताकि कबीर को लगे कि उसकी मेहनत को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। ये एक पर्सनल अटैक था जिसे प्रोफेशनल आलोचना का चोला पहनाया गया था। और बोर्ड के सदस्यों पर इसका क्या असर हुआ? यही तो सारा खेल पलट गया। बोर्ड का ध्यान कबीर के शानदार डेटा से हटकर उसके गुस्से पर चला गया। बिल्कुल, वे एक तमतमाया हुआ, कंट्रोल से बाहर दिखने वाला चेहरा देखते हैं और फिर राजीव की शांत, संयमित मुस्कान। मनोविज्ञान में हम इसे इमोशनल लीकेज कहते हैं। इमोशनल लीकेज मतलब भावनाओं का रिसाव। हाँ, कबीर की भावनाएं जिन्हें उसे कंट्रोल करना चाहिए था बाहर छलक गईं और उसी पल सीईओ उसे टोकते हैं, कबीर शांत हो जाओ। ओह, मतलब कबीर इसलिए नहीं हारा क्योंकि उसका डेटा गलत था? नहीं, बल्कि इसलिए हारा क्योंकि उसने अपना संयम खो दिया। उसने अपनी शक्ति राजीव के हाथों में सौंप दी। एग्जैक्टली। उस कमरे में मौजूद लोगों के लिए कहानी ये नहीं थी कि कबीर सही है और राजीव गलत। कहानी ये बन गई कि कबीर अस्थिर है और राजीव शांत। शक्ति विश्वसनीयता से आती है और कबीर ने उस पल में अपनी सारी विश्वसनीयता खो दी। बाद में कबीर का एक मेंटर उसे समझाता है। वो कहता है, राजीव तुम्हारे बटन नहीं दबाता, कबीर तुमने उसे रिमोट कंट्रोल थमा दिया है। ये बहुत गहरी बात है। हाँ, जंगल में जो जानवर सबसे ज्यादा शोर करता है वही शिकार होता है। शिकारी हमेशा चुप रहता है। और यह सलाह कबीर के लिए एक वेकअप कॉल की तरह काम करती है। इस घटना के बाद कबीर को एहसास होता है कि उससे खुद को बदलना होगा। यहीं से वो द स्टोन वॉल या पत्थर की दीवार नाम की एक मनोवैज्ञानिक तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर देता है। ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? हाँ, एक अभेद्य किला। बिल्कुल।
और ये सिर्फ चुप रहना या भावनाहीन दिखना नहीं है, ये एक एक्टिव सचेत अभ्यास है। इसके पीछे का आइडिया ये है कि आप बाहरी उकसावे और अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया के बीच एक फासला पैदा करते हैं। आप आवेग से काम नहीं करते। हाँ, आप सोच समझकर प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये तकनीक काम कैसे करती है? मतलब इसकी नियम क्या हैं? इसके 3 मुख्य और बहुत शक्तिशाली नियम है। पहला, माथे पर कोई शिकन नहीं। अच्छा। तनाव या चिंता सबसे पहले हमारे माथे की लकीरों में दिखती है। इसे सचेत रूप से रिलैक्स्ड रखने का मतलब है कि आप बाहर से शांत दिखते हैं, भले ही अंदर तूफान चल रहा हो। दूसरा नियम भी बॉडी लैंग्वेज से जुड़ा है ना? हाँ, दूसरा नियम है रक्षात्मक तरीके से हाथ नहीं बांधना। जब हम असहज महसूस करते हैं तो हम अक्सर अपने हाथ सीने पर बांध लेते हैं। ये एक साफ संकेत है कि सामने वाले की बात हम पर असर कर रही है। हाथ खुले और रिलैक्स्ड रखने से आत्मविश्वास और नियंत्रण का संकेत मिलता है। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण, बोलने से पहले 3 सेकंड का ठहराव लेना। ये एक मानसिक ब्रेकर की तरह काम करता है, आवेग को रोकने के लिए। बिल्कुल। ये 3 सेकंड आपको सोचने, अपनी भावनाओं को काबू करने और एक सधा हुआ रणनीतिक जवाब तैयार करने का समय देते हैं। यह रिएक्शन को एक सोची समझी प्रतिक्रिया में बदल देता है। और जल्दी कभी को इस नई तकनीक को टेस्ट करने का मौका मिलता है। एक दिन वो और राजीव एक लिफ्ट में अकेले होते हैं। राजीव फिर से कोशिश करता है। हाँ, वो कहता है, मैंने सुना है कि सीईओ तुम्हारा बजट काटने की सोच रहे हैं। पुराना कबीर शायद घबरा जाता, लेकिन नया कबीर बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। वो धीरे से अपना सिर घुमाता है, 4 सेकंड तक बिना पलक झपकाए सपाट और भावहीन आंखों से राजीव को देखता है और कुछ नहीं कहता। ये एक शानदार कदम है। कबीर की प्रतिक्रिया की कमी राजीव को बुरी तरह से असहज कर देती है। क्यों? क्योंकि राजीव जैसे लोग दूसरों की प्रतिक्रियाओं से अपनी शक्ति खींचते हैं। उसे उम्मीद थी कि कबीर घबराएगा, गुस्सा करेगा या सफाई देगा, लेकिन जब सामने से कोई रिएक्शन नहीं मिलता तो एक खालीपन पैदा होता है। हाँ, जो उन्हें घबराहट में डाल देता है। कबीर ने उसे वो भावनात्मक खुराक नहीं दी जिसकी उसे भूख थी। उस चुप्पी ने शक्ति के संतुलन को पूरी तरह से पलट दिया। राजीव ने जानकारी का एक टुकड़ा फेंका था, ये सोचकर कि वो कंट्रोल हासिल कर लेगा, लेकिन कबीर की चुप्पी ने उसे ही असुरक्षित कर दिया। बिल्कुल। राजीव सोचने लगा, क्या ये जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या इसके पास कोई और जानकारी है? अचानक राजीव असुरक्षित महसूस करने लगता है। कबीर ने दिखा दिया कि अब रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है। कहानी का असली मुकाबला तब होता है जब एक बहुत बड़े और गुस्सैल क्लाइंट के साथ डील होनी है। राजीव की योजना वही पुरानी थी, सबके सामने कबीर को एक आक्रामक और अस्थिर व्यक्ति के रूप में पेश करना, क्योंकि वो जानता है कि कबीर का पिछला रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है। वो कबीर की पुरानी कमजोरी पर दांव लगा रहा है। तो मीटिंग शुरू होती है और क्लाइंट अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार ही व्यवहार करता है। वो सीधे कहता है, तुम्हारी फीस बकवास है, तुम लोग धोखेबाज हो। डायरेक्ट अटैक। हाँ, राजीव तुरंत घबरा जाता और स्थिति को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन क्लाइंट उसे नजरअंदाज करके सीधे कबीर से पूछता है, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस पैसे के लायक हो? ये चरम बिंदु है। राजीव को लगता है कि उसने कबीर को फंसा लिया है। उसके पास 2 ही रास्ते हैं। हाँ, या तो वो रक्षात्मक हो जाए या गुस्सा हो जाए। दोनों ही सूरतों में वो कमजोर दिखेगा। लेकिन कबीर कुछ और ही करता है। वो आराम से अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर बैठता है, अपने चेहरे की मांसपेशियों को पूरी तरह से रिलैक्स कर लेता है, एक पोकर फेस। फिर वो एक शांत, गहरी और धीमी आवाज में कहता है, फीस तो यही है, सवाल कीमत का नहीं है। सवाल ये है कि क्या आप एक सस्ता उत्पाद खरीदने का जोखिम उठा सकते हैं? बिल्कुल। और इसके बाद कबीर चुप हो जाता है, एक असहज भारी चुप्पी। ये इतना प्रभावी क्यों था? इसके कई मनोवैज्ञानिक कारण हैं। पहला, उसने क्लाइंट के हमले को व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया, उसने बहस नहीं की, जो क्लाइंट उम्मीद कर रहा था। हाँ। दूसरा, उसने सवाल का फ्रेम ही बदल दिया। उसने बातचीत को कीमत से हटाकर जोखिम और मूल्य पर केंद्रित कर दिया। ये एक बहुत ही शक्तिशाली रणनीति है। उसने क्लाइंट को सोचने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल। और उस चुप्पी का असर, वो चुप्पी एक हथियार थी। एक गुस्सैल व्यक्ति हमेशा एक शांत व्यक्ति के सामने असहज महसूस करता है। उसे समझ नहीं आता कि सामने वाला क्या सोच रहा है। सही बात है। कबीर की शांति ने क्लाइंट को यह संकेत दिया कि कबीर घबराया हुआ नहीं है, बल्कि उसे अपने उत्पाद के मूल्य पर पूरा भरोसा है। एक हाई प्रेशर सिचुएशन में ऐसी शांति को उच्च स्तरीय क्षमता और अटूट आत्मविश्वास के रूप में देखा जाता है। क्लाइंट जो दूसरों को डराने का आदी है,
किसी ऐसे व्यक्ति का सम्मान करता है जो डरता नहीं है। तो कबीर की चुप्पी राजीव के किसी भी तर्क से ज्यादा शक्तिशाली साबित हुई और डील पक्की हो जाती है। डील के बाद राजीव को अपनी शक्ति पूरी तरह से छिनती हुई महसूस होती है। वो गुस्से में हॉल में कबीर से भिड़ जाता है, चिल्लाकर कहता है, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो मेरी तरफ देखो। ये राजीव की हताशा का चरम है। वो अब कबीर को उकसाने रहा है, वो सच में अपना आपा खो चुका है। अब इमोशनल लीकेज उसकी तरफ से हो रहा है। हाँ, और कबीर की प्रतिक्रिया, वो रुकता है, धीरे से मुड़ता है और उसे वो क्लिनिकल स्टेयर देता है जैसे कोई डॉक्टर मरीज की जांच कर रहा हो, पूरी तरह से भावनाओं से रहित। फिर वो शांति से कहता है, तुम चिल्ला रहे हो राजीव, ये तुम्हें अस्थिर दिखाता है। और इस एक वाक्य से पासा पूरी तरह से पलट चुका था। ये एक विडंबना है। जो राजीव हमेशा दूसरों को उनकी भावनाओं के लिए शर्मिंदा करता था, आज कबीर ने बिना किसी भावना के सिर्फ एक तथ्य बताकर उसे उसकी अपनी स्थिति का आईना दिखा दिया। उसने उसे बताया कि वो कैसा दिख रहा है, और यही राजीव का सबसे बड़ा डर था। कबीर अब एक अजय शांत दीवार बन चुका था। कहानी का अंत सीईओ के दफ्तर में होता है। एक नए डिवीजन के लिए डायरेक्टर चुना जा रहा है और सीईओ को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो दबाव में ना टूटे। उनकी नजर घबराए हुए राजीव पर पड़ती है और फिर शांत स्थिर बैठे कबीर पर। फैसला साफ था, नौकरी कबीर को मिलती है। इस कहानी का अंतिम मनोवैज्ञानिक सबक ये है कि दुनिया आपके प्रतिक्रिया समय से आपको आंकती है। अगर आप किसी उकसावे पर तुरंत बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करते हैं तो आप एक अधीनस्थ की भूमिका में आ जाते हैं। अब ये दिखाते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपको कंट्रोल कर सकता है। हाँ। लेकिन अगर आप रुकते हैं, सोचते हैं और उन्हें अपनी भावनाओं का कोई सुराग नहीं देते, तो आप स्वामी हैं। शक्ति आपके एक्शंस और रिएक्शन के बीच के फासले में छिपी है। ये कहानी वाकई में दिखाती है कि कैसे एक प्रतिस्पर्धी माहौल में इमोशनल कंट्रोल एक बहुत बड़ा हथियार हो सकता है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठता है, क्या हर समय पत्थर की दीवार बने रहने का कोई खतरा भी है? क्या हम इंसान से मशीन बन जाने का जोखिम नहीं उठा रहे हैं? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। ये इस तकनीक का दूसरा पहलू है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। देखिए, द स्टोन वॉल एक हथियार है और हर हथियार का इस्तेमाल उसके संदर्भ पर निर्भर करता है। मतलब सही जगह पर सही इस्तेमाल? बिल्कुल। पेशेवर दुनिया में जहां आपको मुश्किल लोगों से निपटना है या हाई प्रेशर वाली बातचीत करनी है, ये एक बहुत प्रभावी कवच हो सकता है। लेकिन व्यक्तिगत रिश्तों में अगर कोई अपने जीवन साथी या दोस्तों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करने लगे? और यहीं पर इसका सबसे बड़ा खतरा है। हमारे निजी रिश्ते जैसे दोस्ती या परिवार, वो वास्तविक भावनात्मक जुड़ाव, ईमानदारी और सहानुभूति पर टिके होते हैं। अगर आप अपने साथी या दोस्तों के साथ भी स्टोन वॉल तकनीक का इस्तेमाल करने लगे, तो ये भावनात्मक दूरी और अलगाव पैदा कर सकती है। आपके करीबी लोगों को लगेगा कि आप ठंडे हो गए हैं, असंवेदनशील हो गए हैं। तो ये एक तरह का मुखौटा है जिसे सही समय पर पहनना और उतारना जरूरी है। बिल्कुल। असली चुनौती ये नहीं है कि इस दीवार को कैसे बनाया जाए, बल्कि ये जानना है कि इस शक्ति का उपयोग कब, कहां और कैसे किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण ये जानना कि कब इस दीवार को गिराकर अपने असली संवेदनशील रूप में वापस आना है। अगर आप इस मुखौटे को अपनी पहचान बना लेते हैं तो आप पेशेवर सफलता तो शायद पा लेंगे, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में बहुत अकेले रह जाएंगे। तो संतुलन ही कुंजी है। ये जानना कि कब योद्धा बनना है और कब एक खुला, ईमानदार इंसान। तो शायद असली शक्ति इस दीवार को बनाने में नहीं, बल्कि ये जानने में है कि इसके दरवाजे कहाँ हैं और उन्हें कब खोलना है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।